ठीक है। अब एग्जाम का एक सिंपल क्वेश्चन, वो क्या दे देंगे कि सुनना ध्यान से, कि कंपनी में 1000 मेंबर है, 3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, एक ऐसा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो 3 कंपनियों को बिलोंग करता है, 4 प्रॉक्सीज हैं। ठीक है, फिर से मैंने क्या बताया कि कंपनी में कितने मेंबर हैं, 1000 मेंबर हैं। फिर क्या पूछ लिया जाएगा आगे कि 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, 3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, एक ऐसा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो 3 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 4 प्रॉक्सी है। तो बताइए कोरम है या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि 2 तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ही और 3 को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो 5 प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा, और कौन काउंट नहीं होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जो मैं बोल रहा हूं ये एग्जाम का टफेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक जनरल मीटिंग है, मेंबर्स की संख्या मान लो 1000 है या उससे कम है, करेक्ट है, कोई नहीं आया, सिर्फ एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो 5 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से समझिएगा, मेंबर्स की संख्या टोटल कितनी? 1000, करेक्ट। एक रिप्रेजेंटेटिव जनरल मीटिंग में आता है, करेक्ट, और वो 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जनरल मीटिंग में कोई नहीं आता। प्रश्न पूछा जाएगा क्या कोरम है या नहीं? तो जवाब होगा नहीं, सर क्यों? द रीजन बिहाइंड कि मीटिंग में इन एनी केस कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। तो अगर एक रिप्रेजेंटेटिव है, आया है, और भले ही वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, भले ही 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे तो 10 है तो कोरम में तो 10 काउंट किए जाएंगे, बट आया अकेला है तो मीटिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। अपन अभी स्पेसिफिकली जनरल मीटिंग्स की बात कर रहे हैं बच्चों, अपन किसकी बात कर रहे हैं? जनरल मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लास मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इन एनी केस क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोल दिया कि 2 लोग होना चाहिए। तो अगर एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है और 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भी एक और का होना जरूरी है, ये ध्यान रहे, ठीक है। दिस कुड बी अ क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में ध्यान रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि मीटिंग एडजन हो रही है, मीटिंग क्या हो रही है? एडजन हो रही है। पहला तो केस जहां कोरम मौजूद ही नहीं हुई, कितने समय में? हाफ एन आवर में। दूसरा केस कोरम आई तो सही शुरुआत में लेकिन बीच में चली गई, तो एडजन हो सकती है। और तीसरा केस, ध्यान से सुनना, कोरम मौजूद थी फिर भी चेयरमैन चाहता है कि मीटिंग क्या कर दी जाए? एडजन कर ली जाए। इसमें जो थर्ड पॉइंट है ना, वो एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एडजनमेंट 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। पहला, कोरम शुरुआत में ही मौजूद नहीं है हाफ एन आवर में। दूसरा, शुरुआत में तो मौजूद थी, बीच में चली गई। और तीसरा, कोरम थ्रू आउट थी पर चेयरमैन चाहता है कि वो एडजन करे ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन। चेयरपर्सन खुद से मीटिंग को एडजन करना चाहता है। अब प्रश्न है, कोरम मौजूद होते हुए भी क्या चेयरपर्सन एडजन कर सकता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये थर्ड पॉइंट एग्जाम का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, मैं शुरुआत के 2 पॉइंट के जवाब भी दे रहा हूं आपको, लेकिन थर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन बेस्ड में पूछा जा सकता है। समझिएगा, जब मैं शुरुआत में ही कोरम नहीं आई, तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि ये जनरल मीटिंग कौन सी है। अगर ये ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट है तो सीधे कैंसिल कर दो, और ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट के अलावा कोई ईजीएम है या एजीएम है तो जब तक बोर्ड अदरवाइज डिसाइड ना करे, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम पर इसे एडजन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। दूसरा केस, जहां कोरम शुरुआत में तो थी बाद में चली गई, तो ध्यान रखिएगा, अगर शुरुआत में थी तो बिजनेस ट्रांजैक्ट हो गए, और बाद में चली गई तो मीटिंग क्या कर दी जाएगी? एडजन कर दी जाएगी, फिर से जब तक बोर्ड डिसाइड ना करे, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम पर। बट इस सेकेंड में एक क्वेश्चन और है कि इस एडजन मीटिंग में जहां पर मान लो 5 बिजनेस करने थे
और 2 बिजनेस हो गए थे, 3 बाकी थे। 2 बिजनेस हो गए थे, 3 बाकी थे। तो क्या इस एडजन एजीएम में या एडजन ईजीएम में आप 3 की बजाय या रिमेनिंग के बजाय कुछ और बिजनेस बढ़ा सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब एडजन जनरल मीटिंग में कुछ बिजनेस ऑलरेडी किए जा चुके हैं, कुछ बिजनेस ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं, तो उसकी एडजन में आप सिर्फ इतने ही बिजनेस कर पाएंगे, बढ़ा नहीं सकते। बिजनेस आप नहीं बढ़ा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एडजन जनरल मीटिंग में रिमेनिंग बिजनेस ही किए जा सकते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ध्यान रहे दूसरे पॉइंट से। ठीक है, और तीसरे पॉइंट से क्वेश्चन है बच्चों कि क्या चेयरपर्सन कोरम मौजूद होने के बावजूद भी मीटिंग को एडजर्न कर सकता है? तो जवाब होगा कोरम मौजूद होने के बाद भी चेयरपर्सन मीटिंग खुद से एडजर्न नहीं कर सकता अनलेस इट ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट देयर एट। जब तक वह मेंबर्स की कंसेंट नहीं ले लेता तब तक वह मीटिंग को एडजर्न नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा। और एक और बात इसमें ऐड कर रहा हूं, इसका एक एक्सेप्शन है। अगर मीटिंग में डिसऑर्डर है, क्या है? डिसऑर्डर है और कंसेंट नहीं ली जा सकती, तो फिर ऐसे केस में आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो थर्ड केस में अक्षदा, थर्ड केस कौन सा है? जहां पर कोरम ऑलरेडी मौजूद है और आप मीटिंग को एडजर्न करना चाहते हैं, तो क्या कर पाएंगे? तो मेरा कहना है नहीं, ये संभव नहीं है, खुद से संभव नहीं है, कंसेंट लेना पड़ेगी। और कंसेंट एक एक्सेप्शन है इसका जहां पर आपको लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज डिसऑर्डर। और यह एग्जाम का क्वेश्चन रहा है, यह एग्जाम का क्वेश्चन रहा है। तो कोरम से पहला तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कोरम अगर ऑटोमेटिक एडजन हुआ, ठीक है, मौजूद नहीं थी या बीच में चली गई, तो बीच में चली गई तो सिर्फ रिमेनिंग ही बिजनेस कर पाओगे, कुछ और नहीं। 2, और तीसरा मेरा कहना है कि कोरम मौजूद होते हुए भी क्या चेयरपर्सन खुद से एडजर्न कर सकता है? तो नहीं, उसे मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। बट एक केस है जहां पर किया जा सकता है, दैट इज द केस ऑफ डिसऑर्डर। ये एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एडजर्न जनरल मीटिंग, एडजर्न जनरल मीटिंग क्या नेशनल हॉलिडे पर हो सकती है? एडजर्न जनरल मीटिंग मतलब चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, क्या वो नेशनल हॉलिडे पर हो सकती है? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे एडजर्न एजीएम हो चाहे एडजर्न ईजीएम हो, करेक्ट। ये ईजीएम कौन सी होगी? ईजीएम बाय बोर्ड वाली, वह नेशनल हॉलिडे पर भी हो सकती है, वह नेशनल हॉलिडे पर भी हो सकती है। उसका एक ही एक्सेप्शन है जो 152 सबसेक्शन 6 और 7 में पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज एडजन एजीएम और एडजन ईजीएम दोनों ही नेशनल हॉलिडे पर हो सकती है, इस बात पर कोई भी संदेह नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयुषी गोयल सर, एडजन में भी कोरम नहीं हुई तो ये आगे आएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन अभी अपन 1 बाय 1, ठीक है, मेरी सीक्वेंस से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस से मैंने पढ़ाया भी है, तुम्हें चाहे तो कॉपी देखना आप लोग, तो यू विल फाइंड कि हाँ मैंने यही सीक्वेंस यूज किया। इसके बाद ये तो कौन से क्वेश्चन हो गए? शायद मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा, एडजन जनरल मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा क्या? एडजन जनरल मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा क्या? तो मुझे कहना चाहिए कि एडजन जनरल मीटिंग का नोटिस डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन के लिए इस मीटिंग को एडजन किया है। पहला, अगर एडजनमेंट सिने डाई है, अनलिमिटेड टाइम के लिए है, या फिर 30 डेज और मोर है, तो आपको 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, करेक्ट। वहीं अगर एडजर्नमेंट, बच्चों ध्यान से समझिएगा, 30 डेज से कम है लेकिन 3 दिन से ज्यादा है, तो आपको 3 दिन का इंडिविजुअल नोटिस देना पड़ेगा। नहीं दे पा रहे हैं तो आप एडवर्टीजमेंट दे दें 2 अखबारों में, करेक्ट है, इंग्लिश और वर्नाक्यूलर, 3 दिन पहले। और तीसरा केस बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मीटिंग एडजर्न की है 3 दिन या उससे कम, तो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए? अब 4। अब सुनना मेरी बात, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया दैट इज अ कैलकुलेशन, वो तो इंडिविजुअली छप जाएगा एग्जाम में, मतलब 4 मार्क का एक। अपन 5 मार्क की बात नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में पैटर्न में 4 मार्क का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 मार्क का
एक क्वेश्चन, ये तो पहला हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेशन ऑफ कोरम। पर जब जब एडजन मीटिंग का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो इसी 4 मार्क के क्वेश्चन में एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और वहां पर अपने को अटेम्प्ट करना है। पहला, जैसे कि क्या एडजन जनरल मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा, क्या एडजन जनरल मीटिंग नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है। तीसरा, क्या रिमेनिंग बिजनेस ही कर पाएंगे या कुछ और भी कर पाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। फिर चौथा एक और, अब इसके बाद एक और, कि एडजन मान लो ड्यू टू कोरम हुई थी, जो मुझसे भी प्रश्न पूछा था कि मान लो पहली जनरल मीटिंग एडजन हुई है ड्यू टू कोरम, वहां इसको तो एडजन कर दी, अब एडजन में भी कोरम मौजूद नहीं हुई, तो क्या क्या होगा। तो ध्यान रखना, चाहे आपकी कंपनी पब्लिक है चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, 2 मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, यही नियम है। तो अगर एडजन में भी कोरम ना आए, मतलब ओरिजिनल में नहीं थी, एडजन में भी नहीं है, तो मेंबर्स प्रेजेंट मतलब एटलीस्ट 2 शैल बी दी कोरम, ये आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। सर अगर एडजन जनरल मीटिंग में न्यू बिजनेस करना है तो उसका अलग से नोटिस देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, और वह सेपरेट मीटिंग काउंट की जाएगी, आप सिर्फ रिमेनिंग बिजनेस ही कर सकते हैं। क्लियर बात, ठीक है। तो न्यू बिजनेस का नोटिस देंगे तो किया जा सकता है, और उसका नोटिस सेपरेट मानकर आपको करना है, ये आप ध्यान रखें। तो उसको मिक्स ना करके अलग पॉइंट मोहम्मद जहर खान लिखना कि वैसे तो रिमेनिंग बिजनेस ही कर सकते हैं, और अगर आपको सेपरेट बिजनेस करना है तो फिर आपको अलग से उसका नोटिस देना पड़ेगा और उसे सेपरेट मीटिंग की तरह कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन एडजमेंट से बच्चों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते थे एडजमेंट के मैंने आपको बता दिए। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 103 से जो भी क्वेश्चन बनेगा, कैलकुलेशन अगर आया तो सिंगल क्वेश्चन आएगा, और अगर एडजमेंट का नोटिस नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है या नहीं, रिमेनिंग बिजनेस ही कर पाएंगे क्या, और अगर एडजन में भी कोरम नहीं आए तो क्या होगा, ये एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको कवर अप करना पड़ेंगे, ठीक है। अगर किस्मत अच्छी रही और तुमको अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया मान लो एक कंपनी है जिसके मेंबर्स इतने हैं और आप बताओ इसकी कोरम क्या होनी चाहिए, तो मतलब आप समझ लीजिएगा कि यू आर द लकीएस्ट वन, कि मान लो 1000 मेंबर हैं, कोरम क्या होनी चाहिए, मान लो 1000 से ज़्यादा हैं, 5000 तक हैं, कोरम क्या होनी चाहिए, तो 5, 15, 30 ऐसे लिखेंगे ऑप्शन में, वहाँ सब मैच करता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पर अकल लगानी है। पर मुझे नहीं लगता कि तुम इतने किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम मुझसे पढ़े हो, तो मुझे नहीं लगता, पर फिर भी ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर आर दी मार्क्स फिक्स फॉर एवरी टॉपिक, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। ये तो थोड़ा सा मैं जो है अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन बता ही रहा हूँ वही छप जाएंगे। मैं आईएमपी दे रहा हूँ, डज नॉट मीन यह किसी भी प्रकार से इस बात की कोई भी गारंटी में नहीं दे रहा कि मेरे द्वारा पेपर जो बताया जा रहा है वही आएगा, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वही आएंगे। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रहा, डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन मिल जाते हैं तो यह सिर्फ संयोग मात्र होगा, ठीक है। हाँ, आईएमपी बिल्कुल, विकास मीणा सही कह रहा है, इन्हें मत पढ़ो, आईएमपी इन्हें मत पढ़ो। यार गजब भाई, इतनी अकल, काश। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 104, क्या एग्जाम से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्शन नंबर 10 से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर भी अगर मान लो बना तो वो कैसा हो सकता है, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर चेयरपर्सन ऑफ द जनरल मीटिंग में, एमसीक्यू बता रहा हूँ 104 में, कि अगर चेयरपर्सन ऑफ द जनरल मीटिंग नहीं आता इतने समय में, तो फिर जो मौजूद मेंबर्स हैं वो अपने आप में से किसी को बना लें, या मौजूद डायरेक्टर हैं वो अपने आप में से किसी को बना लें। अगर डायरेक्टर भी मौजूद नहीं है तो मौजूद मेंबर्स अपने आप में से किसी को बना लें। तो एग्जैक्टली अगर 104 से कोई क्वेश्चन आया तो इट वुड बिलोंग टू 15 मिनट,
इट वुड बिलोंग टू 15 मिनट। एमसीक्यू में कि अगर चेयरपर्सन प्रेजेंट नहीं हुआ अपॉइंटेड टाइम से 15 मिनट्स में तो मौजूदा डायरेक्टर्स अपने आप में से किसी को चेयरपर्सन बना लें। अगर कोई डायरेक्टर मौजूद ही नहीं है या बनना नहीं चाहते तो मेंबर्स अपने आप में से किसी को चेयरपर्सन बना लें। करेक्ट है। ये ध्यान रखना आपको कि कितने समय में चेयरपर्सन का मौजूद होना जरूरी है। तो एमसीक्यू पैटर्न में जो क्वेश्चन आएगा दैट वुड बी 15 मिनट्स। ये ध्यान रहे। 104 से जो एक्सपेक्टेड है वही आपको मैंने बता दिया। 105 से बच्चों ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो 100% एप्लीकेशन बेस्ड है। 100% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट एक आध दो क्वेश्चन एमसीक्यू के बन सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप ऐसा समझ लें एप्लीकेशन बेस्ड प्लस एमसीक्यू दोनों तरह के क्वेश्चन 105 से बन सकते हैं। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। सबसे पहले क्वेश्चन, हु इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूं। हु इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, तो पहला जवाब एक ऐसा मेंबर हु इज entitled to present and vote at the general meeting। एक ऐसा मेंबर हु इज entitled to present and vote at the general meeting में अपॉइंट अ प्रॉक्सी। ठीक है, तो जो entitled to present and vote at the general meeting है वह प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इट हैज बीन आस्क्ड वंस, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन क्या बना सकता है, प्रॉक्सी। दूसरा राइट्स ऑफ प्रॉक्सी का क्वेश्चन, क्या राइट प्रॉक्सी के पास ये राइट है, राइट टू स्पीक? मेरा कहना है नहीं। क्या राइट टू वोट बाय शो ऑफ हैंड्स है? नहीं। पर क्या वह पोल में वोट कर सकता है? हाँ। क्या वो पोल डिमांड कर सकता है? हाँ। तो प्रॉक्सी के राइट में ध्यान रखिएगा नॉट टू स्पीक एट द जनरल मीटिंग। दूसरा नॉट टू कास्ट वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, ये भी नहीं है, बट कैन डिमांड पोल एंड कैन कास्ट हिज वोट बाय प्रॉक्सी बाय पोल। करेक्ट है, ये दो बातें। तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, क्या एक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पर इस तरह का प्रोविजन लगेगा? आने के चांसेस नहीं है, बट ये प्रोविजन में लिखी हुई बात है इसलिए बता रहा हूं। एक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पे अनलेस एओए अदरवाइज प्रोवाइड, प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। प्रॉक्सी को लेकर कोई प्रोविजन कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पर तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक एओए में लिखा ना जाए, आएगा नहीं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो एग्जाम का है, सेक्शन 8 कंपनी के केस में आप जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हो वो उसी कंपनी का मेंबर होना चाहिए। एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, और एमसीक्यू में 4 लाइन का क्वेश्चन बनेगा। करेक्ट, समझिएगा कैसे बता रहा हूं आपको। ए हु इज अ मेंबर ऑफ XYZ लिमिटेड, ध्यान से सुनना। ए हु इज अ मेंबर ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड मत लगाओ, XYZ फाउंडेशन लगाओ। क्या लगाओ? XYZ फाउंडेशन कॉमा सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, क्या बोला? ए हु इज अ मेंबर ऑफ XYZ फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी इंटेंड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। ठीक है, सजेस्ट पहला टू अपॉइंट Y who is already a member of XYZ, to appoint Y who is already a member of XYZ foundation। दूसरा B who is not a member of XYZ foundation but member of MNO foundation। Third, he cannot appoint a proxy and fourth, none of the above। तो आपका आंसर कैसा जाएगा? पहला वाला। दैट मीन्स आप उसी व्यक्ति को प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाएंगे जो उस कंपनी का ही मेंबर हो। दूसरी कंपनी का मेंबर है, हमें लेना देना नहीं है। फिर एक और खास बात जो यहां से बनती है वो है क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से सुनना, कि कितने मेंबर्स का एक व्यक्ति एज अ प्रॉक्सी एक्ट कर सकता है। कितने मेंबर्स के लिए आप एज अ प्रॉक्सी एक्ट कर सकते हो? तो ध्यान से सुनिएगा। अ person can represent maximum 50 members or the members having and बोलना चाहिए maximum 50 members and members having total share capital का 10%। करेक्ट, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहला 50 से ज्यादा नहीं, कैन नॉट रिप्रेजेंट मोर देन 50 members and
10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगे टू एक्ट एज अ प्रॉक्सी। करेक्ट है, 50 से ज्यादा भी नहीं और 1/10 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स से ज्यादा भी नहीं। अब ध्यान से सुनना, खत्म नहीं हुई है बात, ये एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई मेंबर है जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट से ज्यादा है, 1/10 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट से ज्यादा है, वो किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहे अपॉइंट तो कर सकता है, बट ये जिसका भी प्रॉक्सी बनेगा या यूं कहूं ये जो प्रॉक्सी बनेगा वो किसी दूसरे मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये वाली जो कैलकुलेशन है दैट इज 50 मेंबर्स, 1/10 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स, उससे ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जिसके पास 1/10 से ज्यादा है, आप जिसके प्रॉक्सी हो, ठीक है, आप किसी और के प्रॉक्सी नहीं बन पाओगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मार्क करना एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मार्क करिएगा एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूं 105 सबसेक्शन 2 एग्जाम में नहीं आएगा, 105 सबसेक्शन 3 एग्जाम में नहीं आएगा, 105 सबसेक्शन 4 एग्जाम में आएगा, 105 सबसेक्शन 4 एग्जाम में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? एप्लीकेशन बेस्ड। अगेन कैसे आएगा? 105 सबसेक्शन 4 एप्लीकेशन बेस्ड। ऑब्लिक लगा के एमसीक्यू भी कर लो। ठीक है, समझिएगा। वैसे तो ये प्रोविजन हमने पढ़ा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर हमने 48 आवर्स से ज्यादा का समय दिया टू रिसीव प्रॉक्सी फॉर्म, तो हम उसे मानेंगे कि 48 आवर्स ही लिखा हुआ है। मतलब व्हाट शुड आई से? एवरी प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी रिसीव्ड एटलीस्ट, या यूं कहूं 48 आवर्स प्रायर to the general meeting, at least 48 hours prior to the general meeting. But in case AOA provides for higher number of hours या AOA increase this period, so it will be deemed as कि 48 hours are mentioned in the AOA। ये तो पहली बात। दूसरा, अगर एक से ज्यादा प्रॉक्सी भेजे तो ध्यान रखिएगा ऐसे केस में जो प्रॉक्सी लास्ट डेटेड एंड साइंड है और 48 आवर्स पहले पहुंचा है वह वैलिड माना जाएगा, वह वैलिड माना जाएगा। ये आईएमपी है जो 105 से मेरा कहना है। कौन से नंबर का क्वेश्चन हुआ बच्चों, बताओ अब? 105 से कौन से नंबर का क्वेश्चन हुआ? ये 5वां हो गया। पहला कौन सा है? कौन अपॉइंट कर सकता है, हु इज एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट इन वोटिंग। दूसरा, राइट टू ऑफ प्रॉक्सी। 2। तीसरा, सेक्शन 8 कंपनी के केस में वही बन सकता है जो कंपनी का मेंबर है। चौथा, कितने मेंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और 5वां क्या है? 48 आवर्स को बढ़ाया है तो 48 आवर्स ही माना जाएगा। और मेरा कहना है कि अगर एक से ज्यादा प्रॉक्सी दिए हैं तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? जो लास्ट डेटेड एंड साइंड है एंड रिसीव्ड एटलीस्ट 48 आवर्स प्रायर टू दी जनरल मीटिंग शैल बी कंसिडर्ड टू बी दी वैलिड वन। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। अब सुनना मेरी बात, ठीक है, यहीं पे लिखवा देता हूं 6ठा क्वेश्चन भी। प्रॉक्सी एंड मेंबर्स बोथ आर प्रेजेंट, प्रॉक्सी एंड मेंबर्स बोथ आर प्रेजेंट एंड बोथ कास्ट वोट। प्रॉक्सी एंड मेंबर बोथ आर प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग, मतलब प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बावजूद भी मेंबर पहुंच गया और वोट भी कास्ट कर दिया, तो किसका वोट वैलिड माना जाएगा? लिखना, मेंबर्स वोट वुड बी वैलिड एंड प्रॉक्सी वोट वुड बी इनवैलिड। एग्जाम का क्वेश्चन है मेंबर का वैलिड और प्रॉक्सी का इनवैलिड। ठीक है, सेक्शन से अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर एसएस के क्वेश्चन बताऊंगा। सेक्शन से अगला क्वेश्चन है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी का। सेक्शन से अगला क्वेश्चन है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी का। 105 सबसेक्शन 8, 105 सबसेक्शन 8 अगर आप देखोगे तो इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी, तो एक मेंबर हु इज हैविंग वोटिंग राइट ऑन वन और मोर रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा? मेंबर्स हैविंग क्या कहा? हैविंग वोटिंग राइट्स ऑन वन और मोर रिजोल्यूशन, करेक्ट।
मे बाय गिविंग 3 days नोटिस, समझिएगा कितने दिन का नोटिस देना है, 3 दिन का, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। प्रायर टू दी जनरल मीटिंग क्या कर सकता है, प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्शन कर सकता है, कब, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। पर कहां से काउंट होंगे, जनरल मीटिंग शुरू होने के 24 आवर्स पहले से लेकर जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक। जनरल मीटिंग शुरू होने के 24 आवर्स पहले से लेकर जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक अगर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में 3 दिन का नोटिस देकर कौन सा मेंबर जिसके पास 1 और मोर मैटर पर रिजोल्यूशन पर वोट देने का अधिकार है, इसका मतलब सारे रिजोल्यूशन पर वोट देने का अधिकार है, ये जरूरी नहीं है, अगर एक आध पर भी है तो काम हो जाएगा। 105 का सबसेक्शन बच्चों 8 है ये, ठीक है। हर्षिता चौहान एक प्रश्न पूछ रही है, मेंबर सिर्फ प्रेजेंट था और वोट नहीं किया तो फिर प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा। बेटा बेसिकली क्या होता है कि जब मेंबर सिर्फ प्रेजेंट था और प्रॉक्सी ने वोट डाल दिया तो हमको बेसिकली वोट पर फोकस करना है, तो अगर दोनों वोट डाल दें तो किसका वोट इंपॉर्टेंट होगा, मेंबर का। पर मेंबर सिर्फ प्रेजेंट था और प्रॉक्सी ऑलरेडी वोट डाल चुका है तो फिर प्रॉक्सी को हम इंपॉर्टेंस देंगे, करेक्ट है, प्रॉक्सी को फिर हम इंपॉर्टेंस देंगे। बट ध्यान रखिएगा लॉ इज नॉट वेरी मच क्लियर, एसएस कुछ और बात करता है और मुझे कहना चाहिए कि सेक्शन नंबर जो 109 है वो अलग बात करता है। तो अपने को ये मानकर चलना है कि दोनों ने वोट डाला है, अपन को ये मानकर चलना है कि दोनों ने वोट डाला है और ये भी मानकर चलना है कि दोनों ने एक ही समय पर वोट डाला है, ठीक है, दोनों ने एक ही समय पर वोट डाला है, ये भी मानकर चलना है ताकि तुम क्या कर पाओ, मेंबर के वोट को वैलिडिटी दिलवा पाओ, ठीक है। अब एसएस से यहां पर एज अ प्रॉक्सी क्या क्वेश्चन बनता है मैं अब बता रहा हूं, समझिएगा। एसएस से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि मान लो एक से ज्यादा प्रॉक्सी फॉर्म भेजे और आपने इन पर सेम डेटेड थे, क्या थे, सेम डेटेड, एक से ज्यादा प्रॉक्सी फॉर्म भेजे गए एंड दे वर सेम डेटेड, तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर क्या निर्णय लेना है, ऑल आर इनवैलिड। बट अगर उन पर टाइम भी लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है तो जो लास्ट इन टाइम था और 48 आवर्स पहले पहुंच गया वह वैलिड माना जाएगा। समझिएगा फिर से, अगर एक से ज्यादा प्रॉक्सी फॉर्म भेजे गए हैं और सभी पर तारीखें सेम हैं तो ऑल आर इनवैलिड, लेकिन अगर उन पर टाइम लिखा हुआ है तो लास्ट टाइम जो 48 आवर्स वाला पहुंचा है उसी को वैलिड माना जाएगा, करेक्ट। और अनडेटेड प्रॉक्सी वुड बी इनवैलिड, अनडेटेड प्रॉक्सी वुड बी इनवैलिड। अब सुनना मेरी बात, एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, और मान लो प्रॉक्सी का क्वेश्चन जो आया दैट वुड बिलोंग टू एमसीक्यू, मान लो कि वो क्वेश्चन किसको बिलोंग कर रहा है, वो एमसीक्यू को बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों है ना वो ये पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन विद द प्रॉक्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन विद द प्रॉक्सी। तो एमसीक्यू जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि बहुत अक्ल लगानी पड़ेगी, मतलब अपने को अगर प्रोविजन नहीं आते तो वहां पर अपन गलती कर जाएंगे। मान लो वहां पर पहला पॉइंट आया, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी ओनली द मेंबर हु ओनली अ मेंबर हु इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी, पहला। दूसरा, अनडेटेड प्रॉक्सी इज इनवैलिड। तीसरा, इफ प्रॉक्सीज आर डेटेड सेम विदाउट मेंशनिंग ऑफ टाइम आर इनवैलिड। और चौथा, मान लो ऑल ऑफ दी अबव। तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में ऊपर वाला जब पहला पेपर दे रहा है, डेफिनेटली इस लेवल पर वो मुझे पूरा यकीन है कि नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर वो पहुंचा बच्चों तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा जिसके चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिकली पढ़े हुए हैं मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। और एक और बात यहाँ पर सीख जाओ बस कि जो है प्रॉक्सी फॉर्म पर स्टाम्प लगता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी प्रॉक्सीज जा रही हैं वट एवर वी आर गिविंग, रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑल सब्सिक्वेंट प्रॉक्सी फॉर्म रिवोक इट्स अर्लियर वन। जो भी सब्सिक्वेंट जाती है वो पहले वाली को क्या कर देती है, रिवोक कर देती है। ये आपको ऐसे से ध्यान रख के जाना है, ठीक है। तो 105 तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों।
अब मामला कहाँ पर पहुंच गया, मुझे कहना चाहिए कि SS2 की फोर्थ हेडिंग का एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। SS2 की फोर्थ हेडिंग, क्योंकि अब चूंकि मैंने कोरम की बात कर ली है, चेयरपर्सन की बात कर ली, प्रॉक्सी की बात कर ली, तो मैंने SS2 की फोर्थ हेडिंग, जिसको मैंने लिखवाया भी होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर एंड डायरेक्टर, चेक करना ज़रा अपनी अपनी कॉपियों में। और अगर आपने को कॉपी में नहीं मिले तो SS2 की फोर्थ हेडिंग चेक करना आपके स्पाइरल में, जिनके पास भी नए स्पाइरल है मैंने SS2 दिया है, प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर एंड डायरेक्टर करके फोर्थ हेडिंग मिलेगी बच्चों। ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वाला जो पॉइंट है वो ध्यान से करके जाना। ठीक है, मुझे जहाँ तक ध्यान है फोर्थ हेडिंग में शायद लास्ट पॉइंट ही होगा या सेकेंड लास्ट पैराग्राफ होगा। ठीक है, ये करना, लास्ट पॉइंट या सेकेंड लास्ट पैराग्राफ होगा फोर्थ हेडिंग का। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को AGM का नोटिस दिया जाएगा, करेक्ट है, और इसे AGM में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। अगर एग्जम्प्ट कर दिया जाए तो बात अलग है, एग्जम्प्ट कर लिया जाए तो बात अलग है, अदरवाइज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिटर को AGM में मौजूद होना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर किसी कारण से वह AGM में मौजूद नहीं हो पा रहा तो ऐसे केस में उसके पास दूसरा रास्ता है कि वह क्या करे, व्हाट ही सपोज टू डू, वह किसी दूसरे कंपनी इन सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को हु इज क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर को अपॉइंट कर दे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन AGM, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को, मुझे जहाँ तक ध्यान है, सेक्शन नंबर 146 ऑफ कंपनीज एक्ट के साथ भी बताया था, ऑडिटर टू प्रेजेंट एट एवरी जनरल मीटिंग, ऑडिटर टू प्रेजेंट एट एवरी जनरल मीटिंग के साथ भी तुमको मैंने बताया था। तो ये वाला पॉइंट एग्जाम में आएगा, लिख लेना SS2 फोर्थ हेडिंग, रीड अलोंग विद सेक्शन 146 कंपनीज एक्ट, 146 कंपनीज एक्ट का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं, सेक्शन 106 का क्वेश्चन कैसा आया एग्जाम में, तो मुझे कह देना चाहिए कि सेक्शन 106 का जो क्वेश्चन आएगा, मुझे कह देना चाहिए कि एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, सुन लो पहले कि चेयरमैन है किसी जनरल मीटिंग का, और उसने कहा कि जिन मेंबर्स के पास 2% वोटिंग राइट्स होंगे वही ये जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और वोट कास्ट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो मुझ जैसा व्यक्ति, मान लो जिनके पास शेयर्स हैं पर एक आध 2 शेयर हैं, वो भी सागर सर से पैसे उधार लेकर मैंने उनकी राय लेकर खरीदे थे, और दे आर नॉट इक्वल टू 2%, आई वेंट टू द मीटिंग एंड आई हैव बीन डिनाइड टू कास्ट माई वोट, तो वेदर द चेयरपर्सन हैज डन इट करेक्टली और नॉट। तो बेसिकली सेक्शन 106 से एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, MCQ के ना के बराबर हैं, कि क्या चेयरपर्सन किसी को वोट कास्ट करने से रोक सकता है, वेदर चेयरपर्सन कैन डिनाई एनी मेंबर टू कास्ट हिज वोट। ऐसा करने से क्या चेयरपर्सन किसी को रोक सकता है, तो बोला गया कि ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ तभी जब AOA में प्रोविजन है, पहली बात, सिर्फ और सिर्फ तभी इफ AOA प्रोवाइड्स। ठीक है, दूसरा, AOA प्रोवाइड्स देन इन 2 cases only, पहला when lien on shares has been exercised, और दूसरा कॉल अमाउंट हैज नॉट बीन पेड। ये 2 ही कारण पर चेयरपर्सन किसी मेंबर को वोट कास्ट करने से रोक सकता है। अपार्ट फ्रॉम these 2, no chairperson, no company can prevent a member to cast his vote। करेक्ट, सिर्फ यही 2 कारण है। तो हो सकता है क्वेश्चन में अलता भलता कोई भी कारण
दिया जाए, बोला जाए कि जो मेंबर मीटिंग में 1 घंटे के बाद आएगा वो वोट कास्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। करेक्ट है। सिर्फ इन्हीं 2 कारणों पर आप किसी मेंबर को वोट कास्ट करने से रोक सकते हो, और वो कौन से हैं? पहला, कॉल मनी ड्यू है, पेमेंट नहीं हुआ, और दूसरा मेरा कहना है कि अगर क्या किया गया है बच्चों, लीन ऑन शेयर्स एक्सरसाइज की गई है, देन एंड देन ओनली अ मेंबर कैन बी रिस्ट्रेन टू कास्ट हिज वोट। और ये एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकली, ध्यान दे से सुनिएगा 106 में, कि कोई तीसरा रीजन दिया जा सकता है या कोई चौथा रीजन दिया जा सकता है जिनमें आपके वोटिंग राइट्स रोक दिए जाएंगे, तो वो चलेंगे नहीं। और एओएम में भी प्रोविजन होना चाहिए, ये भी आंसर में लिख कर आना, ऐसे तो एकदम अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, बट तुम्हें लिख कर आना है, ठीक है। जब अपन बात करते हैं 108 109 की, तो रुक जाओ अभी, क्योंकि ये बड़े आंसर्स हैं, तो थोड़ा रुक के करते हैं। सीधे अपन पहुंचते हैं सबसे पहले 110 पर, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा वो लिमिटेड है, ठीक है। चलो 110 पे भी रुक जाओ, अभी सीधे अपन पहुंचो 112 पर। 111 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 111 आप लोगों को नहीं पढ़ना है बच्चों, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू विद 111, 111 नहीं पढ़ना। 112 113 सिर्फ एक बार की रीडिंग लगाकर जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार की रीडिंग लगाकर जाना है। 112 113 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 112 113 एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका क्वेश्चन सिर्फ कोरम के साथ मर्ज होकर ही आ सकता है। 112 113 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका क्वेश्चन सिर्फ कोरम के साथ मर्ज होकर आ सकता है। फिर भी अगर किस्मत खराब हो तो किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो जनरल प्रोविजन बता देता हूं कि प्रोविजन क्या कहता है। प्रोविजन कहता है 112 का कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी कंपनी के मेंबर हैं, तो दे कैन ऑथराइज एनी अदर पर्सन टू अटेंड द जनरल मीटिंग एंड टू कास्ट वोट, ठीक है। सच पर्सन सो अथोराइज्ड shall have all right of member including voting rights, including right to appoint proxy। तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या आया? राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, ध्यान रखिएगा। अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव खुद अटेंड करे तो कोरम में काउंट होगा, बट उसके पास यह भी अधिकार है कि अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है बच्चों? प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर के सारे राइट हैं, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को राइट टू वोट शो ऑफ हैंड से भी कर सकता है, पोल से भी कर सकता है, ई वोटिंग से भी कर सकता है। दूसरा मैंने क्या कहा कि अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का भी अधिकार है। अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव खुद जाता है काउंट होगा, बट इसका प्रॉक्सी जाता है काउंट नहीं होगा। सेम प्रोविजन फॉर द बॉडी कॉर्पोरेट एज वेल। बस एक अंतर है बच्चों, बस एक अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान से सुनिएगा, बस एक अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। आज जितने भी बच्चों ने 7 बजकर या यूं कहूं 7 बजे के बाद ज्वाइन किया है, करेक्ट, आज मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूं। कल से मैंने अगर 7 बजे कहा है तो 7 बजे, वरना मैं रिमूव करना चालू कर दूंगा बच्चों, ठीक है। थोड़ी सी सिंसियरिटी आप बनाकर चलें तो मैं सिंसियर रहूंगा, नहीं तो मैं कल मना कर दूंगा मैं रिवीजन नहीं ले रहा, और मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना। तो क्या कहा मैंने कि 113 में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी कंपनी की मेंबर है या क्रेडिटर है, मतलब आप समझ लीजिए कि 112 सिर्फ तभी लगता है जब प्रेसिडेंट या गवर्नर मेंबर हैं, क्रेडिटर पर नहीं लगता। बट 113 दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी की मेंबर है या क्रेडिटर है, तो ये 2 तरह की मीटिंग पर लगता है, मेंबर्स की मीटिंग पर भी और क्रेडिटर्स की मीटिंग पर भी। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट अथोराइज कर सकती है। जिस व्यक्ति को अथोराइज किया जाएगा,
ठीक है, वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव ऑल राइट ऑफ मेंबर, ऑल राइट ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, इंक्लूडिंग राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, इंक्लूडिंग राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आने के चांसेस 0 हैं, अगर किस्मत खराब रहे तो आएगा, ठीक है। 114 बच्चों, 114 से एक क्वेश्चन या यूं कहूं 2 बार क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ अटेम्प्ट से, ठीक है, और हमेशा कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम 114, इसके क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बैंक में दिए हैं वो सॉल्व करके जाना, हो सकता है डिट्टो प्रश्न तुम्हें एग्जाम में दिखाई दे, हो सकता है फिर से डिट्टो प्रश्न तुम्हें दिखाई दे एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। मैं कुछ प्रिंसिपल तुम्हें बता देता हूं, जो प्रोविजन कहता है सबसे पहले तो वो बता दूं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है। पहली बात, जिसमें वोट कास्टेड इन फेवर आर मोर देन द वोट कास्टेड अगेंस्ट इट, करेक्ट है ये बात, वोट्स कास्टेड इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्टेड अगेंस्ट इट, ये पहली बात, ठीक है। इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट ऑफ चेयरपर्सन, ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट ऑफ चेयरपर्सन, मतलब जब इक्वलिटी ऑफ वोट आए तो अपने को कास्टिंग वोट भी लेना है, मतलब सेकेंड वोट लेना है चेयरपर्सन का, और फेवर में डाले गए वोट अगर अगेंस्ट में डाले गए वोट से ज्यादा हैं तो हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर देंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट है, इसका नोटिस भी ड्यूली गिवन होना चाहिए, नोटिस भी ड्यूली गिवन होना चाहिए, वो OR है। वोट कास्टेड इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्टेड अगेंस्ट इट, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट। चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट कब होता है, जब वह बच्चों क्या करता है, इक्वलिटी ऑफ वोट होती है, तो मुझे कहीं तो ले जाना पड़ेगा, नहीं तो 50-50 हो गया, तो या तो हाँ में ले जाऊं या ना में ले जाऊं, तो वह अपना वोट डालता है या तो हाँ में या ना में, तो उसको जोड़ना है तभी जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो, और फेवर में डाले गए वोट अगेंस्ट में डाले गए वोट से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो OR पास हो जाएगा और नोटिस आपको देना है। बस SR के केस में फेवर में डाले गए वोट्स अगेंस्ट में डाले गए वोट के 3 टाइम्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, नोटिस ड्यूली गिवन हो, और तीसरा, नोटिस में चिल्ला चिल्ला कर आपको बोलना पड़ेगा कि इसे SR के रूप में पास करें, नोटिस में चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें कहना पड़ेगा कि इसे SR के रूप में पास करें। अगर 3 कंडीशन SR की या 2 कंडीशन OR की पास करते हैं, पास हो जाएंगे। एग्जाम का क्वेश्चन ये नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है कि मान लो 40 मेंबर हैं कंपनी की जनरल मीटिंग में, ठीक है, 3 मेंबर या 5 मेंबर चुप रहते हैं, 5 मेंबर चुप रहते हैं, कितने बचे, 35, करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, अब मान लो 35 में से SR की केस की बात कर रहा हूं मैं, 28 मेंबर जो है वो हाँ करते हैं और 7 मेंबर्स ना करते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि SR पास हुआ है या नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 40 मेंबर थे जनरल मीटिंग में, 5 चुप थे, हैं कितने, 35 ने वोट कास्ट किए, 28 ने फेवर में दिए मान लो और 7 में मना किया। प्रश्न पूछा जा रहा है रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं। तो अगर मैं 40 मेंबर्स का अगर मैं 75% निकालूं तो वो कितना होता है, 30, अरे बोलो 30 आएगा ना, 40 का 75%, तो 30 की हाँ चाहिए, तो मुझे तो 28 की हाँ मिली, तो पास हुआ क्या। अगर मैं 40 का 75 निकालूंगा तो गलत हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि मुझे किसका निकालना है, जिन्होंने वोट कास्ट किया है, जिन्होंने वोट कास्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो साइलेंट हैं उनका को कंसिडर नहीं करते, जो भी वोट डले हैं उन्हीं को आप कंसिडर करिएगा। तो अगेंस्ट में कितने डाले गए, 7, और फेवर में कितने डाले गए, 28, 7 चौक 28। तो बताओ क्या 3 टाइम्स है, नहीं 3 टाइम्स से भी ज्यादा है, ये तो 4 टाइम्स हो गए, तो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा, करेक्ट। तो आंसर कैसे फ्रेम करोगे एग्जाम में, पहला वोट अगेंस्ट में कितने हैं पहले वो काउंट करोगे, ठीक है। कितने मेंबर्स जनरल मीटिंग में आए हैं उससे कोई वास्ता नहीं है, कितनों ने वोट कास्ट किया है, ठीक है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन नेगेटिव कितने हैं
मना कितने कर रहे हैं ये देखो, और पॉजिटिव कितने हैं ये देखो। नेगेटिव के 3 टाइम्स देखो, क्या पॉजिटिव हैं क्या? उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, करेक्ट क्या? पर उससे कम है तो ये गलत बात है, करेक्ट। तो यहाँ पर पहले तो एसआर कैसे पास होगा वो प्रोविजन लिखना कि वेयर resolution is required or shall be deemed to have been passed as SR if पहला फेवर में कास्टेड वोट्स आर 3 times the vote against it, दूसरा फिर notice has been duly given, third notice shall specify that the resolution to be passed as SR। फिर आगे in the above question, correct, here the votes cast against it is 7 and cast in favor are 28, which is more than 3 times, or which is 3 times or more, correct, that is why SR should be deemed to be passed। यहाँ के क्वेश्चन Q&A में जो मैंने दिए हैं वो अच्छे से करके जाना, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, सेक्शन नंबर 115, सेक्शन नंबर 115 की अपन बात कर रहे हैं कि 115 से क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, अब 115 से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो 2 तरह के हैं। पहला, कौन कौन से मैटर पर आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ता है, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। और दूसरा, कौन एलिजिबल है स्पेशल नोटिस देने के लिए, ये एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन है। मतलब आप सिर्फ ये इन्हीं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं बच्चों, इससे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है 115 से। पहला, व्हाट आर द मैटर्स विच रिक्वायर स्पेशल नोटिस, और दूसरा मैंने क्या कहा कि ये क्या बोला मैंने, हु इज एलिजिबल टू गिव स्पेशल नोटिस। ये 2 बातें या ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ऐसे कितने मैटर हैं बच्चों, तो वैसे तो 4 मैटर ही दिखते हैं, पर अपने को 5 मैटर लिख कर आने हैं। मेघानी, अपने को कितने मैटर लिख कर आने हैं बेटा? 5 मैटर लिख कर आने हैं। पहला तो तुम जानते हो कौन सा, 140 के 4 के 2 मैटर लिखोगे, 140 सबसेक्शन 4 के 2 मैटर लिखोगे। कौन से होंगे 140 सबसेक्शन 4 के 2 मैटर? resolution requiring that an auditor shall not be reappointed in the AGM, correct, या फिर to appoint an auditor other than retiring auditor in the AGM, दोनों में स्पेशल नोटिस लगेगा। तीसरा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इन दी जनरल मीटिंग, और चौथा, अपॉइंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर सो रिमूव्ड इन दी जनरल मीटिंग। इन 4 मामलों में तो क्लियर कट स्पेशल नोटिस एक्ट चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, बट इसके अलावा अगर आप स्पेशल नोटिस लगाते हो तो वो 5वां मामला बच्चों बनेगा। कौन सा? The 5th matter that would become is if AOA provides। तो 5 मैटर ऐसे हैं जहां पर स्पेशल नोटिस लगता है, ये याद रख के जाना। ठीक है, दूसरा, हु इज एंटाइटल्ड टू गिव स्पेशल नोटिस, हु इज एंटाइटल्ड टू गिव स्पेशल नोटिस। तो ऐसा मेंबर जिनके पास 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर एक ऐसा मेंबर जिसके पास 5 लाख रुपए एटलीस्ट पेड अप शेयर कैपिटल हो, ठीक है, वह स्पेशल नोटिस दे सकता है। ध्यान रखिएगा, स्पेशल नोटिस आप जनरल मीटिंग से 14 क्लियर डेज पहले तो दें, बट 3 महीने से ज्यादा पहले नहीं दें। एक बात फिर से, 14 क्लियर डेज पहले तो दें, बट 3 महीने से ज्यादा पहले नहीं दें। एग्जाम में एमसीक्यू में मार्क करना कि स्पेशल नोटिस जो आपको देना है, ठीक है, वह 14 क्लियर डेज पहले तो देना है, बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमाना हुआ उसको एमसीक्यू में, तो वो कैसे घुमाएगा? not earlier than 20, not less than 21 clear days prior, but not earlier than 2 months, not earlier than 14, not मतलब यूं कहना चाहिए not less than 14 days, 14 clear days prior, but not earlier than 3 months। फिर
तीसरे में 30 दिन और 30 दिन का कोई कैलकुलेशन बिठा देगा। तो आपको ध्यान रखना है 14 क्लियर डेज प्रायर टू द जनरल मीटिंग बट नॉट अर्लियर देन 3 months। ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए पेडअप या फिर 1% ऑफ द टोटल पुटिंग पावर, या फिर मेरा कहना है कि आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, क्या बोला मैंने कि ये दो में से एक रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। 14 क्लियर डेज पहले दो और 3 महीने से ज़्यादा पहले नहीं दे सकते। 5 मामले हैं और जैसे ही कंपनी को मिलता है कंपनी 7 क्लियर डेज पहले इस मामले को सभी मेंबर्स के पास भेजेगी। क्लियर ना भेज पाए तो एडवर्टीजमेंट दे देगी। ये 115 है। तो 115 से ऐसे कोई बहुत भारी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आ जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ। ठीक है, 115 से ऐसे कोई भारी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। 114 से एप्लीकेशन बेस्ड मैंने आपको बता दिया है। 112 113 से भी एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर अपन बात कर रहे हैं 116। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बात, करेक्ट। जैसे उन्होंने कहा कि इन दी फॉलोइंग एडजन मीटिंग्स, चाहे मीटिंग्स कंपनी की हो दैट इज जनरल मीटिंग, एडजन मीटिंग ऑफ द कंपनी। एडजन मीटिंग ऑफ द कंपनी का मतलब होता है एडजन जनरल मीटिंग्स। दूसरा एडजन बोर्ड मीटिंग, या फिर तीसरा एडजन कमेटी मीटिंग, या चौथा मुझे कहना चाहिए कि एडजन बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, एडजन क्लास मीटिंग। करेक्ट है। अगर इन एडजन मीटिंग में किसी प्रकार का कोई रेजोल्यूशन क्या हुआ बच्चों, पास हुआ, तो उसे हम एडजन मीटिंग में ही पास मानेंगे। उसे हम एडजन मीटिंग में ही पास मानेंगे, उससे पहले पास नहीं मानेंगे। उससे पहले हम उसे पास नहीं मानेंगे, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ एडजन में ही पास मानेंगे। किस दिन से इफेक्ट देंगे, जिस दिन एडजन मीटिंग हुई है। एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट इस बार बिल्कुल सही कहा विकास मीणा ने, IMP इन्हें मत पढ़ो। मैं एक सेक्शन नंबर 116 ऐड कर देना, 116 ऐड कर देना। ठीक है, कैसा कि एडजन में ही पास माना जाएगा। फिर 117 पर आओ। क्या 117 का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? नहीं। तो सर फिर भी ओनली डिस्क्रिप्टिव, MCQ पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ 117 से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूं। What are the resolutions to be filed with ROC within 30 days in form MGT 14? What are the resolutions to be filed with ROC within, क्या बोला मैंने, 30 days in form MGT 14? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा सकता है। What are the resolutions to be filed with ROC within 30 days in E form MGT 14? ठीक, तो आप जानते हैं कि सेक्शन नंबर 117 सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि जो रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट सबसेक्शन 3 में बताए गए, मैं 117 के सबसेक्शन 1 की बात कर रहा हूं। जो रेजोल्यूशंस और जो एग्रीमेंट्स किस में बताए गए हैं, सबसेक्शन 1 में बताए गए हैं। करेक्ट, सबसेक्शन 3 में बताए गए हैं। ठीक है, वो रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट, ठीक, तथा अगर नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया गया था तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी, फिर से जो रेजोल्यूशन सबसेक्शन 3 में बताए गए हैं, एग्रीमेंट सबसेक्शन 3 में बताए गए हैं वो, और अगर नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया गया है तो वो भी MGT 14 में 30 डेज में फाइल किया जाएगा। कब से? रेजोल्यूशन के पास होने से, और एग्रीमेंट के केस में रेजोल्यूशन के एग्रीमेंट के केस में इसके एग्जीक्यूशन से MGT 14 में फाइल किया जाएगा। ये सबसेक्शन 1 है। बट सबसेक्शन नंबर 3 में अपने पास डिटेल है कि कौन से रेजोल्यूशंस को, कौन से एग्रीमेंट्स को मुझे फाइल करना पड़ेगा, कौन से रेजोल्यूशंस को, कौन से एग्रीमेंट्स को मुझे फाइल करना पड़ेगा। ये सबसेक्शन 3 की डिटेल है बच्चों। करेक्ट। जब सबसेक्शन 3 की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है, सबसे पहला आपको 4 से 5 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर बी मैंने नहीं पढ़ाया होगा मुझे जहां तक ध्यान है, ठीक है। फिर मैंने सी पढ़ाया होगा। ए वाला पॉइंट मैंने, अगर आप बेयर एक्ट देख रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर मैंने आपको बताया होगा कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ MD
रीअपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या उसके रेम्यूनरेशन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो वो फाइल करो। मेरे हिसाब से ये सी है। फिर डी मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने बी और डी नहीं पढ़ाया, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेजोल्यूशन है वो मैंने आपको बताया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में वॉलंटरी लिक्विडेशन का जो रेजोल्यूशन पास होता है वो फाइल करो। आईबीसी के सेक्शन 59 का रेफरेंस होगा, चेक करना। है तो सही यार, आईबीसी सेक्शन 59 नहीं है? हाँ है, वॉलंटरी बाइंडिंग अप लिखा हुआ नहीं है क्या? अनुपमा कह रही है, अब ये अनुपमा है, अमृता जैन भी कह रही है, वंशिका जैन भी कह रही है, आपने लिखवाया है। 304 है, उसको काट के कर दो सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी। 304 अगर आईबीसी का लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट का लिखा हुआ है तो उसे सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी कर देना, ठीक है। सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया होगा कि 179 सबसेक्शन 3 के रेजोल्यूशंस जी वाले पॉइंट में, ठीक है, सबसेक्शन 3 जी में 179 सबसेक्शन 3 के। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया होगा जी के बाद क्या आता है, एच, एनी अदर रेजोल्यूशंस जो आपको क्या करने हैं, पब्लिक को अवेलेबल करवाने हैं, उनको भी फाइल किया जाए। करेक्ट किया? तो इसका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि कौन कौन से रेजोल्यूशन, और ये आंसर आया तो ये क्वेश्चन आया तो ये वन लाइनर आएगा कि व्हाट आर द रेजोल्यूशंस टू बी फाइल्ड विद आरओसी इन एमजीटी 14। मतलब बहुत क्लियर कट, यहाँ पर घुमाएगा नहीं, बट आपको ये पॉइंटर भी याद होने चाहिए, और अगर ये याद नहीं तो कहानी उलझ जाएगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 118 मैं अभी डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है तो रुक जाओ, ठीक है। सेक्शन नंबर 119 और 118 एक साथ करेंगे, 120 छोड़ दीजिए, 120 छोड़ दीजिए, सीधे आ जाइए सेक्शन 121 पर। अभी सेक्शन 121 पर आ जाइए। सेक्शन 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम। क्या इस पर कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चों? नहीं सर, फिर भी कोई बना तो, क्योंकि बन तो कुछ भी सकता है, आप कौन सा, आप तो पेपर बना नहीं रहे हो, तो फिर भी अगर क्वेश्चन बना तो मानवी जैन, फिर भी अगर क्वेश्चन बना 121 से तो बनेगा रिपोर्ट ऑन एजीएम पर साइन कौन करेगा? एप्लीकेशन बेस्ड रिपोर्ट ऑन एजीएम पर साइन कौन करेगा? एप्लीकेशन बेस्ड 121 सेक्शन पर अगर कोई क्वेश्चन बना तो वो यही बनेगा बच्चों। ठीक है, मैं प्रोविजन बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। जितने भी सेक्शन मैंने पढ़ा दिए हैं, आप सारे सेक्शंस एक बार गो थ्रू करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर, पहले सेक्शन पढ़ लो पूरा, उसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर उनके आंसर्स बनाना, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन बैंक लगाना आप, ठीक है। क्योंकि कल टेस्ट आएगा, कल से मैं तुमको आंसर लिखवाना भी चालू कर दूंगा, क्योंकि कल अपन थोड़ी सी लंबी बैच शुरू करेंगे। आज तो मैंने खाता खोला है, ठीक है। कल से आप सभी से निवेदन है, जितने भी बच्चे इंदौर के हैं कृपया अटेंड कीजिएगा कल से ये बैच, ठीक है। टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, चेंज हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, 121 सेक्शन क्या कहता है कि एक लिस्टेड कंपनी पर ही ये बर्डन है। किस पर है ये बर्डन? लिस्टेड कंपनी पर ही ये बर्डन है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शैल फाइल रिपोर्ट ऑन एजीएम टू आरओसी। सिर्फ रिपोर्ट ऑन एजीएम है, ईजीएम पर नहीं। कब? विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, विद इन 30 days फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ एजीएम टू आरओसी। Every listed company shall file a report on AGM within 30 days from the conclusion of AGM to ROC in MGT 15. Signed by the chairperson. Signed by the chairperson or by two directors. One MD if any. And the company secretary. तो चेयरपर्सन साइन करे या फिर दो डायरेक्टर साइन करे, जिसमें से एक एमडी हो, अगर है तो एंड कंपनी सेक्रेटरी। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। सिग्नेचर को लेकर 2,
तीसरा, रिपोर्ट ऑन एजीएम के कंटेंट क्या होंगे, ठीक है सर। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्रतीक नागर, अब मेरा कहना है लिस्टेड पब्लिक कंपनी तो बिल्कुल सही कह रहा है, बट अब लिस्टेड कंपनी में और लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कोई अंतर नहीं है मेरे भाई। अब लिस्टेड कंपनी में और लिस्टेड पब्लिक कंपनी में प्रोविजन में कोई अंतर नहीं है। लिखने के लिए बिल्कुल सही है कि आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी लिखो, लेकिन अब ऐसी कोई लिस्टेड कंपनीज एक्ट में नहीं है जो पब्लिक ना हो, क्योंकि द रीजन बिहाइंड कि सारी प्राइवेट लिस्टेड को लिस्टेड माना नहीं जा रहा। तो अगर कंपनीज एक्ट में लिस्टेड कंपनी शब्द यूज हुआ हो या लिस्टेड पब्लिक यूज हुआ हो, अब दोनों का मतलब एक ही है कि पब्लिक कंपनी। बट यस, बिल्कुल तेरा कहना सही है कि प्रोविजन में तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी ही लिखा हुआ है, करेक्ट है, क्योंकि मैंने आप बताए हैं कि ऐसे 4 सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी यूज करता है। एक 1-1, एक सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, ठीक है, एक 1-1, 149 सबसेक्शन 4, 177 और 178। दीज आर दी 4 सेक्शंस जो यूज करते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। 121, 149(4), 177, 178। बट अब पब्लिक कंपनी का लिखने में जरूर महत्व हो सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लिस्टेड इज नॉट कंसिडर्ड एज लिस्टेड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, ऐसा लिखें, 30 days MGT 14 रिपोर्ट ऑन एजीएम, ठीक है। साइन चेयरपर्सन, 2 डायरेक्टर, 1 MD एंड द कंपनी सेक्रेटरी। एक आखिरी बात, कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑन एजीएम क्या होंगे ये भी आपको लिखकर आना है। कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑन एजीएम क्या होंगे ये भी लिखकर आना है, तो ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ एजीएम, कोरम प्रेजेंट थी, ठीक है, चेयरपर्सन प्रेजेंट था, ऐसा कंफर्मेशन। फिर टाइम, मतलब डेट, टाइम, वेन्यू तो लिखना ही है ऑफ एजीएम। उसके बाद कोरम प्रेजेंट थी, चेयरपर्सन प्रेजेंट था, ये भी बात आपको लिखनी है। तीसरा, आपको ये भी बताना है, मतलब चौथा, कि कौन से रिजोल्यूशन को आपने कैसे पास किया है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, स्पेशल रिजोल्यूशन से, ये बताना है। पांचवा, अगर एडजन हुआ है तो आपको क्या बताना पड़ेंगे, उसकी डिटेल भी बतानी पड़ेगी, एडजन मीटिंग हुई है तो। क्लियर क्या? तो सिग्नेचर ऑन रिपोर्ट ऑन एजीएम इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रख के जाना, यही एग्जाम में आएगा अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो आपको कंटेंट भी लिखकर आने पड़ेंगे। तो ये आप आंसर बहुत अच्छे से करके जाना। 122 एग्जाम में नहीं आएगा बच्चों, 122 एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल आप क्लियर कट स्किप कर दीजिए, 122 देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब बच्चों मेरे पास बचे हैं सिर्फ 3 सेक्शन आज के लिए, कौन सा, 108, 109 और 110, करेक्ट क्या? इसके अलावा कुछ बच रहा है तो बताओ। 107 पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? 107 भी नहीं पढ़ा है, 107 भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। 118, 119 कल करेंगे। 107 से 110 क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 107 क्या कहता है बच्चों? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। 107 क्या कहता है? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एक बार पूछा गया है, और 107 का भी क्या पूछा गया है? सबसेक्शन 2। 107 का भी क्या पूछा गया है? सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 कभी नहीं पूछा गया। बट सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ध्यान से सुन लो, पहले ये पता होना चाहिए। सबसेक्शन 1 कहता है कि अनलेस वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज अ मैंडेटरी, जब तक वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मैंडेटरी ना हो, या फिर पोल डिमांड ना किया जाए, अनलेस, क्या बोला मैंने? voting through electronic means is a mandatory or poll is demanded. Every resolution shall be passed by show of hands. ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर सबसेक्शन 2 जब एग्जाम में पूछा गया था तो इसका क्या सेंस था? ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी भी जनरल मीटिंग में शो ऑफ हैंड से वोट डाला गया, जिसको का पास होना और न होना चेयरपर्सन ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वेदर द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और नॉट हैज बीन डिक्लेयर्ड, करेक्ट, एंड मिनटाइज्ड, मतलब उसे मिनट बुक में भी लिख लिया गया, ठीक है।
देन इन एनी केस कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी मेंबर का कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी डिसीजन होगा वंस हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड मिनिटाइज्ड शैल बिकम कंक्लूसिव एविडेंस, शैल बिकम कंक्लूसिव एविडेंस। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, शायद पढ़ाते समय भी मैंने बताया होगा आप लोगों को कि मान लो एक मेंबर है, कंपनी की जनरल मीटिंग में आया था, थोड़े दिन बाद उसको समझ पड़ी 3 दिन बाद कि अरे यार मीटिंग में जो वोट डले थे वो तो सही तरीके से डले ही नहीं और रेजोल्यूशन तो पास हुआ ही नहीं। उसको सपना आया, मान लो कई बार कुछ क्वेश्चंस के आंसर है ना सपने में ही आते हैं अपने और सही हो जाता है, अरे हाँ आ गया भाई, बहुत दिन से सोच रहा था इसको। तो बच्चों मतलब आप जब इतने इनग्रॉस्ड रहते हो ना पढ़ाई में, तो कई बार बच्चों सोचते सोचते नींद में भी कई आंसर्स आपको मिल जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, ठीक है, आपके साथ होता है आई डोंट नो, बट हाँ मेरे साथ तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से पता चली बात कि अरे यार ये तो गलत हुआ था, तो अपन दौड़ कर चले गए, ठीक है, अपन कहाँ चले गए, दौड़ कर चले गए, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात तो तय है कि जो भी हुआ मिनिटाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, अब आप कुछ भी कर लो, हो चुका सो हो चुका, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड, ठीक है। पर वो भूल जाते हैं, ठीक है, तो फिर किताबें भी पास में, कॉपियां भी पास में लेकर सोया करो, ठीक है, बहुत जरूरी है। चलो अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 108 के क्वेश्चन की, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या लगता है यहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा? मयूर राजदेव तू बता, मोहम्मद अजहर खान। क्या लगता है 108 से कौन सा क्वेश्चन आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन, अप्लीकेबिलिटी ऑफ वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कौन सी कंपनियों पर वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अप्लीकेबल है, जिसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब वैसे बच्चों वाले प्रश्न नहीं पूछेंगे। दूसरा, एक थ्योरेटिकल प्रश्न है, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के नोटिस का जो एडवर्टीजमेंट जा रहा है उसके कंटेंट क्या होंगे, ये आईएमपी मार्क करना है। एडवर्टीजमेंट के कंटेंट ये तुमको याद करना है बच्चों, ठीक है। 2, तीसरा, अगर वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से किसी मेंबर ने वोट कास्ट कर दिया, वोट कास्ट कर दिया, अब बाद में उसे बदलना चाहता है तो बदल तो सकता नहीं है, ठीक है। क्या बाद में जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है? क्या उसे कोरम में काउंट किया जाएगा? ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कोरम की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो पहला क्या, अप्लीकेबिलिटी ऑफ वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। दूसरा, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तीसरा, क्या मेंबर जो, क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, जो वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोट कास्ट कर चुका है तो क्या बदल पाएगा? क्या जनरल मीटिंग में अटेंड कर पाएगा? क्या कोरम में काउंट हो पाएगा? क्या फिर से वोट डाल पाएगा? इस तरह का क्वेश्चन। कितने हो गए? 3। चौथा क्वेश्चन, कट ऑफ डेट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कट ऑफ डेट कैसी होना चाहिए, कट ऑफ डेट कैसी होना चाहिए का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। दैट इज नॉट अर्लियर देन 7 days प्रायर टू द जनरल मीटिंग, ऐसा आपको याद होगा, ठीक है। तो कट ऑफ डेट का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में? तो मुझे लगता है कि ये वाला, क्या वाला, ये withdrawal of resolution, withdrawal of resolution, ठीक है। These are the question which are expected in voting through electronic means, कि कौन सी कंपनी पर अप्लीकेबिलिटी है, एडवर्टीजमेंट के कंटेंट क्या होंगे, तीसरा जो वोट कास्ट कर चुका है क्या बदल सकता है, चौथा वोट कास्ट करने के बाद क्या मीटिंग अटेंड कर पाएगा, और पांचवा अटेंड करता है तो क्या कोरम में काउंट किया जाएगा, और छठा क्या रेजोल्यूशन विड्रॉ कर सकते हो जो आपने वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या कर दिया है, आप पर अप्लीकेबल है अगर, तो वोटिंग थ्रू क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या विड्रॉ कर पाओगे, और कट ऑफ डेट, ठीक है। एक एमसीक्यू और मोहम्मद अजहर खान बता रहा है कि एमसीक्यू में स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट कितने दिन में देनी होगी, तो 3 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, बाकी तो स्क्रूटनाइजर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये मैंने मैक्स बता दिए बच्चों प्रो लेवल पे, ठीक है।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर मानवी जैन क्या होगा, कौन सी कंपनी पर अप्लीकेबल है? तो मुझे कहना चाहिए एवरी कंपनी हैविंग इट्स इक्विटी शेयर लिस्टेड। ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी की इक्विटी शेयर लिस्टेड है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट में लिस्टेड कंपनियों में काउंट ही इक्विटी है। अरे बोलो, बाकी तो हम लिस्टेड वैसे भी मान ही नहीं रही हैं। तो जिसकी इक्विटी शेयर लिस्टेड है वो, पर वो भी कहाँ, मेन बोर्ड पर। अब मेन बोर्ड जैसे तुम लोगों ने अगर एसएल पढ़ा है बच्चों, अगर तुम क्या कर रहे हो, एसएल पढ़ रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारे कोर्स में एसएमई और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। पर मान लो अगर एसएमई है या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा वहां पर अगर आप लिस्टेड हो तो आपको लिस्टेड माना नहीं जाएगा और आप पर क्या नहीं लगाए जाएंगे, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के प्रोविजन नहीं लगाए जाएंगे। तो मेन बोर्ड पर लिस्ट होना है, एसएमई और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे नहीं। दूसरा, कौन सी कंपनी पर अप्लीकेबल है? तो जिस कंपनी में 1000 या उससे ज्यादा मेंबर हैं। कितने हैं? 1000 या उससे ज्यादा, कि मोर देन 1000। मुझे बताओ कंपनीज एक्ट में कहां पर मोर देन 1000 है और कहां पे 1000 और मोर है? एक ऐसा प्लेस है जहां पर मोर देन 1000 है, कोई बता सकता है कहां पर मोर देन 1000 है? आयुषी गोयल, ये नाम, आयुषी इसी बैच में पढ़ी हो क्या मुझसे? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है कि ये बच्चे को मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं है। आयुषी गोयल इस बैच में थी अपनी? अच्छा ठीक है, दिसंबर बैच मतलब लास्ट बैच है ना? लास्ट बैच, दिसंबर बैच तो अभी चल रही थी। अरे नहीं यार अंशिका, इतनी पुरानी नहीं। अच्छा ठीक है, पर सही जवाब है, ठीक है। अरे नहीं नहीं, सुनिएगा ध्यान से, क्या कहा मैंने कि निधि कंपनी पर अप्लीकेबल नहीं है। हाँ, प्रश्न आया कि कहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 1000, तो दैट इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, दैट इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। जहां मोर देन 1000 है, सेक्शन 178 है, सबसेक्शन 5 है। कौन सा है? 178 है, सबसेक्शन 5 है। बाकी पूरे कंपनीज एक्ट में 1000 और मोर, 1000 और मोर चलता है। लेकिन जब आप मोहम्मद अजहर खान, मयूर राजदेव, तो कौन सा सेक्शन देखता है मेरे भाई? 178 सबसेक्शन 5 स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो वहां पे लिखा हुआ है कि मोर देन 1000 अगर तुम्हारे स्टेक होल्डर्स हैं तो आपको क्या लगेगा, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रहे, तो 1000 और मोर पर निधि कंपनी पर ही अप्लीकेबल नहीं है, निधि पर ही अप्लीकेबल नहीं है। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। दूसरा, दो तरह की वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होती है, एक होती है वोटिंग एट द जनरल मीटिंग और दूसरी होती है रिमोट ई वोटिंग। एक होती है वोटिंग एट जनरल मीटिंग और दूसरी होती है रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग क्या होती है? जनरल मीटिंग के प्लेस के अलावा कहीं पर वोट कास्ट किए तो वह रिमोट वोटिंग है, और जनरल मीटिंग में वोट कास्ट किए तो ठीक है, वोटिंग एट द जनरल मीटिंग है। रिमोट ई वोटिंग को लेकर प्रोविजंस हैं अच्छे, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दो तरह की वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होती है। अब नोटिस आपको कैसे देना है? तो वो नोटिस आपको वही देना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग से 21 क्लियर डेज पहले आप ये नोटिस दें। ठीक है, किसको दें? तो आप जानते हैं, डायरेक्टर को, मेंबर को, ऑडिटर को, सेक्रेटरियल ऑडिटर, डिबेंचर ट्रस्टी, फैनी। कैसे भेजेंगे आपको पता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं हो सकता। जैसे ही आपने भेजा, ठीक है, मेंबर्स को, आपको एडवर्टीजमेंट भी देना है 21 डेज पहले, प्रायर टू द जनरल मीटिंग। 2 अखबारों में एडवर्टीजमेंट के कंटेंट आप याद करेंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जब भी आप क्या कर रहे हैं बच्चों, ये नोटिस भेज रहे हैं, ये नोटिस भेज रहे हैं, तो उसके कंटेंट तो ठीक है, बट रिमोट ई वोटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, आईएमपी मार्क करना, इसको लेकर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम 3 दिन के लिए ओपन रहेगी। कितने दिन के लिए ओपन रहेगी? रिमोट ई वोटिंग वुड बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 डेज। ठीक है, बट जनरल मीटिंग से एक दिन पहले, जनरल मीटिंग से एक दिन पहले शाम 5 बजे तक, इवनिंग 5 o'clock क्या हो जानी चाहिए? खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे की बात, जो मेंबर कट ऑफ डेट के दिन
मेंबर थे, चाहे वो फिजिकल शेयर्स रखते हैं या डिपॉजिटरी मतलब डीमैट में, कट ऑफ डेट के दिन जो मेंबर थे उनके पास वोटिंग राइट होगा, ध्यान रखिएगा। पर एक और खास बात है कि ये जो कट ऑफ डेट है ये जनरल मीटिंग की तारीख से पहले के 7 वर्किंग डेज में ही हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो कट ऑफ डेट का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। रिमोट ई वोटिंग कितने दिन के लिए ओपन रहेगी ये पूछा जा सकता है। कब खत्म करनी है ये भी पूछा जा सकता है। रिमोट ई वोटिंग से अगर किसी मेंबर ने वोट कास्ट कर दिया, रिमोट ई वोटिंग से अगर किसी मेंबर ने वोट कास्ट कर दिया तो ध्यान रखिएगा वो बदल नहीं पाएगा, जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, कोरम में भी काउंट किया जाएगा, करेक्ट, पर वोट वापस से नहीं डाल सकता, या यूं कहना चाहिए बदल नहीं सकता, करेक्ट है, बदल नहीं सकता। ये एक और बात है जो अपने को ध्यान में रखनी है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर चौथा, ठीक है, स्क्रूटनाइजर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसकी राइटिंग में कंसेंट ली जाएगी। सबसे पहले जो वोट डले गए हैं स्क्रूटनाइजर पहले जो जनरल मीटिंग में वोट कास्ट हुए हैं उनको काउंट करेगा। उसके बाद जो ई प्लेटफॉर्म था जिसमें वोट कास्ट हुए हैं उसको अनब्लॉक करेगा और अपनी रिपोर्ट 3 दिन के भीतर देगा जनरल मीटिंग से, करेक्ट है, जिसके चांसेस कम है। और आखिरी बात ये समझना है दोस्तों आपको कि जो भी रिजोल्यूशन ई वोटिंग से प्रपोज्ड है उसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी विड्रॉन, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, कहां तक, सेक्शन नंबर 108 तक। अदिति, हाँ कोई दिक्कत थोड़ी। तो 108 यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों सेक्शन 109 की, डिमांड फॉर पोल, ठीक है। अब डिमांड फॉर पोल में क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? एक क्वेश्चन तो मैंने तुमको बता दिया, कौन सा, कि जहां प्रॉक्सी भी वोट डाल देता है और मेंबर भी वोट डाल देता है। अब प्रॉक्सी अगर वोट डालेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो पोल में ही डालेगा। तो एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें कहाँ बता दिया, मुझे जहां तक ध्यान है शायद मैंने ये तुम्हें कहाँ बताया, कोरम में कहीं तो बताया तुमको मैंने, ये प्रॉक्सी में बताया होगा, प्रॉक्सी में सेक्शन 105 में बताया होगा कि अगर प्रॉक्सी और मेंबर दोनों पहुंच जाते हैं, दोनों वोट कास्ट करते हैं, तो क्लियर कट बात है ये पॉइंट जो है ये पोल का है बच्चों, जो मैंने तुम्हें वहां डिस्कस कर लिया, कहां पर, सेक्शन नंबर 105 में। अब रिमेनिंग क्वेश्चन पोल से क्या बन सकते हैं वो बता रहा हूं तुमको। पोल का एक ही क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, वो है क्या कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो पोल डिमांड कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी टू डिमांड पोल, एलिजिबिलिटी टू डिमांड पोल, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पोल डिमांड कर सकते हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कौन सा, जो प्रॉक्सी के साथ डिस्कस किया। और एक और तीसरा, क्या पोल डिमांड करने के बाद कैन इट बी विड्रॉन, क्या पोल डिमांड करने के बाद कैन इट बी विड्रॉन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट पहले वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कौन सी, पोल डिमांडेड क्या कौन कर सकता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एक तो तुम्हें जब सेक्शन नंबर पढ़ाया था मैंने 109, तो मैंने तुम्हें सिखाया था ऑन और बिफोर द डिसीजन ऑफ शो ऑफ हैंड्स, ऑन और बिफोर डिसीजन ऑफ शो ऑफ हैंड्स, चेयरपर्सन खुद से भी बोल सकता है कि पोल करो, ही हिमसेल्फ, बट ऑन और बिफोर उसके पास चॉइस है, करेक्ट। या फिर ऑन और बिफोर डिसीजन ऑफ शो ऑफ हैंड्स, अगर वैलिड डिमांड होती है तो चेयरपर्सन को पोल कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा, मतलब पोल मे बी कंडक्टेड मतलब डिस्क्रिशन है किसका, चेयरपर्सन का, बट उसे कब ये डायरेक्शन देना है, ऑन और बिफोर डिसीजन ऑफ शो ऑफ हैंड्स। बट chairperson shall direct conduct of poll in case on or before decision of show of hands valid demand has been made, valid demand कौन कर सकता है, तो मैंने तुमको बताया कि वैलिड डिमांड जो है सबसे पहला कौन करेगा, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स या प्रॉक्सी, क्योंकि प्रॉक्सी वैलिड डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। अरे बोलो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, मेंबर्स या प्रॉक्सी डिमांड कर सकते हैं जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो या 5 लाख रुपए पेड अप हो, या क्या हो, 5 लाख रुपए पेड अप हो, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो या
5 लाख रुपए पेड अप हो, वो डिमांड कर सकते हैं। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो वो डिमांड कर सकते हैं। क्लियर कट। बट एक बात ध्यान रखिएगा, पोल जिसने भी डिमांड किया है वह इसे एट एनी टाइम विड्रॉ भी कर सकता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। और एग्जाम का एक और क्वेश्चन, खास सुनिएगा ध्यान से, पोल अगर डिमांड हुआ है, इफ पोल हैज बीन डिमांडेड, तो वैसे तो आपको कंडक्ट करवाने के लिए कितने समय होता है, 48 आवर्स होते हैं। तो कंडक्ट कितना समय होता है आपके पास, 48 आवर्स होते हैं। लेकिन 2 केसेस में आपको पोल हाथों हाथ करवाना होता है। पहला है एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग का डिसीजन है, और दूसरा है बच्चों कि जब डिसीजन किसका है, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन का है। इन 2 केसेस में यू आर सपोज टू conduct poll forthwith on the demand, otherwise you have 48 hours। करेक्ट है। इसके साथ जब आप पढ़ोगे बच्चों तो देयर इज अ मतलब रूल नंबर 21, पोल का जो रूल है वो है रूल नंबर 21। ऐसे आने के चांसेस नहीं है, बट एक बात इसमें ध्यान रखना कि पोल की जो रिपोर्ट है, जैसे पोल का जो फॉर्म होता है वो MGT 12 होता है, और रिपोर्ट जो होती है MGT 13 में होती है। फॉर्म जो होता है पोल का, पोल फॉर्म MGT 12, रिपोर्ट होती है तो मेरा क्या कहना है MGT 13 में होती है। करेक्ट है। तो ये 7 डेज में आ जानी चाहिए। जो रिपोर्ट ऑन पोल है ये कंडक्ट से कितने दिन में, 7 डेज में आ जानी चाहिए। ये याद रखना MCQ में, और 2 फॉर्म याद रखना, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा, सफिशिएंट है। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 110 की। ठीक है। इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, अब तुम्हारे जो क्वेश्चन हो मुझे फटाफट बता दो बच्चों। तो पहले वो क्वेश्चन ले लूं, उसके बाद सेक्शन नंबर 110 की बात करूंगा। कल ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको जनरल मीटिंग का नोटिस कैसे लिखा जाता है ये बताऊंगा। जनरल मीटिंग का नोटिस कैसे लिखा जाता है ये बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा सेक्शन नंबर 118 भी। ठीक है। 2 जनरल मीटिंग के मिनट्स सिद्धि जैन नहीं, वो एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, बट जनरल मीटिंग का नोटिस एक्सपेक्टेड है, वो आएगा एग्जाम में। पूरी श्योरिटी है मुझे कि एग्जाम में ज़रूर आना चाहिए। तो एक ईजीएस्ट वाला जो एग्जाम में आ जाए 4 मार्क में और अपन बना कर आ पाए, तो एक जनरल मीटिंग का नोटिस, और अपन क्या करेंगे कि 118। ठीक है सर। MCQ कब देंगे, चैप्टर वाइज कल से मिलना चालू हो जाएंगे बेटा। ठीक है नीति, मिलने वाले चालू हो जाएंगे कल से। ठीक है। वर्चुअल मीटिंग, खुशी मैं आपको कह रहा हूँ, वर्चुअल मीटिंग बोर्ड मीटिंग का पार्ट है बेटा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल मीटिंग। पहले हुआ करता था जब कोविड चलता था ना बेटा, तो जनरल मीटिंग वर्चुअल हुआ करती थी। अब क्या होती है, ई वोटिंग होती है, तो वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। ठीक है। तो अब वर्चुअल मीटिंग खुशी सिंह है, खुशी हाँ सारन नहीं है, फिर बहुत सारी खुशी हैं अपने क्लास में। ठीक है। तो जो भी खुशी हैं आप, ठीक है, वो वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के साथ करूँगा बेटा। अच्छा सारन ही हूँ, ठीक है फिर। ठीक है सर। मॉड्यूल में GM में दिया है बेटा, वो मैं 173 के 2 के साथ डिस्कस करूँगा। बेनिफिट्स में क्या है उसके और लॉसेस क्या हैं। ठीक है। तो वो यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, अपन वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आपने रूल नंबर 3 नहीं लिखवाया है। रूल नंबर 3 क्यों लिखवाऊंगा मैं, रूल नंबर 20 लिखवाऊंगा। चेक करना, 108 के साथ रूल नंबर 20 होगा, 109 के साथ रूल नंबर 21 होगा, और 110 के साथ रूल नंबर 22 होगा। वो रूल नंबर 3 क्यों लिखवाऊंगा, रूल नंबर 3 क्यों आएगा हर्ष कलवानी। वर्चुअल मीटिंग बेटा वो 173(2) है, बोर्ड मीटिंग के साथ है बेटा, वो यहाँ का नहीं है। वर्चुअल मीटिंग या वीडियो मतलब वोटिंग थ्रू वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये 173 173 सबसेक्शन 2 रूल नंबर 3 है। वो यहाँ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे उसे। ठीक है। और क्या है बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन।
ठीक है सर, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो उसका बता दीजिए कोई पॉइंट्स। मैं विकास एक बार 1-1-10 पढ़ा दूं फिर बात करता हूं, ठीक है। अमृता पूछ रही है सर अगर 2 रिजोल्यूशन एडजन मीटिंग में पास हुआ है और 2 पहले ही पास हो गए हैं तो सबकी डेट एडजन ही मानेंगे? नहीं बेटा, जो ओरिजिनल में पास हुए हैं उन्हें ओरिजिनल में माना जाएगा बेटा, और जो एडजन में पास हुए हैं उन्हें एडजन में माना जाएगा। मतलब अपन ये देखेंगे कौन सा रिजोल्यूशन कहाँ जनरल, कौन सी जनरल मीटिंग में पास हुआ है या किस तारीख को पास हुआ है रादर। तो जिस दिन वो पास हुआ है उस दिन, जैसे जो ओरिजिनल में पास हुए वो ओरिजिनल और जो एडजन में पास हुए हैं वो एडजन, ठीक है। ऑल्दो भले ही एडजन मीटिंग इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, ठीक है। कोई और प्रश्न? कल टेस्ट कब होगा आप लोगों को मैसेज करके बताया जाएगा, रात में अभी बता दूंगा आपको 9-9:30 तक, ठीक है। मेघानी वापस से बताऊंगा आखिरी में कुछ और। चलो ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 110 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन आप समझ लो कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला, एडवर्टीजमेंट के कंटेंट, पब्लिक नोटिस के कंटेंट, ठीक है। और दूसरा, मैटर्स विच रिक्वायर पोस्टल बैलेट, मैटर्स विच रिक्वायर टू बी पास्ड ओनली बाय पोस्टल बैलेट। ये तो दोनों थ्योरेटिकल प्रश्न हो गए। ये कौन से हो गए? थ्योरेटिकल, मतलब एप्लीकेशन भी नहीं आ सकती इन क्वेश्चन में, तो एप्लीकेशन भी नहीं आ सकती, आएगी थ्योरेटिकली कि व्हाट आर द रिजोल्यूशंस टू बी पास बाय द कंपनी बाय पोस्टल बैलेट, और एडवर्टीजमेंट के कंटेंट बताएं, क्वेश्चन यही आएगा। 2, तीसरा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड या एमसीक्यू बेस्ड पूछा जा सकता है, दैट इज कि कौन सी कंपनियों पर पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल नहीं है। कंपनीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास एनी रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। 3, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन Which of the resolutions cannot be passed by postal ballot? ये 4 क्वेश्चन पोस्टल बैलेट से बनते हैं बच्चों। कौन से रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकते? पहला। दूसरा, एडवर्टीजमेंट के कंटेंट। तीसरा, पोस्टल बैलेट कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, भले ही मैंडेटरी मैटर है तो भी। और चौथा, कौन से रेजोल्यूशंस को आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कौन से रेजोल्यूशंस को आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर पाएंगे। दीज आर दी 4 क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पोस्टल बैलेट के 10 मैटर्स आपको याद हैं, ठीक है। क्या कह दें सबसे पहला जतिन जोशी कि कंपनी अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो अपने मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज में, और बाकी की कंपनी है तो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन करना चाहती है तो। दूसरा, एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट अल्टर हो रही है तो, ठीक है, मतलब आर्टिकल में अल्टर करके। तीसरा, उनका कहना है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एक सिटी से दूसरी सिटी ले जा रही है तो। चौथा, अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर रही है, वो भी 13 सबसेक्शन 8 के अनुसार, वो भी कैसे? 13 सबसेक्शन 8 के अनुसार तो, ठीक है। फिर पांचवा, कंपनी अगर इक्विटी विद डीबीआर ला रही है तो। छठा, इक्विटी विद डीबीआर हो गया ना, फिर वो विद वेरिएशन अंडर सेक्शन 48। 6, सातवां, अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है तो। 8वां, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। 9वां, 180(1)(a टू सेल अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है। और 10वां, 186 सबसेक्शन 3, ठीक है। ये 10 ऐसे मामले हैं जो मेरा कहना है सिर्फ कैसे होंगे? पोस्टल बैलेट से। दूसरा, कौन सी कंपनियों को इन 10 मामलों को भी पोस्टल बैलेट से करने की जरूरत नहीं है? शुभी अग्रवाल, एक वो कंपनी जो ओपीसी है उसको इसे पोस्टल बैलेट से करने की जरूरत नहीं इन 10 मामलों को भी। और एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की संख्या लेस देन 200 है, क्या है? लेस देन 200 है, उसे भी पोस्टल बैलेट से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। तीसरा क्वेश्चन था कि
एडवर्टीजमेंट के कंटेंट ये आप करेंगे। और चौथा, कौन से मामलों को आप चाह कर भी पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते। पहला है बच्चों कि क्या, पहला ऑर्डिनरी बिजनेस, और दूसरा जिन मैटर्स पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना ज़रूरी है, जिन मामलों पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना ज़रूरी है। ठीक है, श्रेया सोनी, सिद्धि जैन, मेंबर्स लेस देन 200 है, ऐसा नहीं है, 200 और लेस है। अगर ऐसी कहानी उलझी तो दिक्कत हो जाएगी। श्रेया सोनी, सिद्धि जैन, चेक करो, 200 और लेस है। अगर मेंबर्स 200 और लेस है या फिर 200 से ज्यादा नहीं है तो आप पर पोस्टल बैलेट, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग है। ठीक है, तो ध्यान रहे 200 और लेस। फिर क्या बात कर ली मैंने, आखिरी कौन से मामलों पर आप नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड जहां देना पड़ती है और जहां ऑर्डिनरी बिजनेस है। करेक्ट है, तो पोस्टल बैलेट इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ एजीएम, इट इज रादर सब्सटीट्यूट ऑफ ईजीएम। करेक्ट, ये ध्यान रहे। कौन से मामलों पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड लगती है, ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने लिखवाए होंगे जिसमें मैंने आपको बताया होगा कि अगर हम डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं तो, हम अगर ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं तो 2, तीसरा अगर हम ऑडिटर की जगह किसी और का अपॉइंट कर रहे हैं 3, और चौथा हम ये चाहते हैं कि ऑडिटर रीअपॉइंट ना हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट मेरे हिसाब से मैंने लिखवाए होंगे कि कौन कौन से मामलों में अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड लगती है इन दी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा केशव तोमर, तो वो है 118 से। ठीक है, न्यू सिलेबस में ध्यान रखिएगा, एसएस का रिलेटिवली इतना इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों, एसएस का इंपॉर्टेंस इतना नहीं है। तो जितना आपको एसएस कॉपी में बताया है उतना आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा, आपको उससे ज़्यादा एसएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यू सिलेबस में एसएस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सिलेबस। ठीक है, तो आप, मेरा कहना है कि जितने पॉइंटर मैंने आपको कॉपी में एसएस के लिखाए हैं उतने करके चले जाएं। 118 का भी एसएस आपको नहीं है, मैक्सिमम आपके पास आपके सिलेबस में नहीं है, बट 2-1 पॉइंट कल मैं और डिस्कस करूंगा, विड्रॉवल, रिसाइंडिंग और मॉडिफिकेशन इन द रिजोल्यूशन। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो मुझे कल बताना बच्चों। कल आपका टेस्ट रहेगा और उसके बाद हम लोग नोटिस लिखेंगे, 118 डिस्कस करूंगा और फिर वी विल मूव टुवर्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, आज आपकी छुट्टी रिलेटिवली कितनी बजे हुई है, 5:30 से 8, पर कल ऐसा नहीं होगा, कल हो सकता है 8:30 हो सकता है 9 भी हो, तो ये मान कर चलें 3 घंटे मिनिमम है। आज तो मेरे पास आईपैड नहीं था तो मैं लिख नहीं पाया, अदरवाइज ठीक है, ध्यान रहे। कोई और डाउट हो तो प्लीज़ मोबाइल पर मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को नंबर तो है ही। ठीक है सर, 2.5 घंटे ही, कोई फिक्स नहीं है खुशी। ठीक है, शेड्यूल मेरे हिसाब से सेट करूँगा, आपको तो मेरे शेड्यूल के हिसाब से चलना है, यही करना है। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ, कल से हो सकता है 3 घंटे हो सकता है 3.5 घंटे हो, 3 घंटे आप मानकर चलें, 3-3.25 घंटे। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, पढ़ाई करें आप लोग। मैं घर जाते ही आपको कल का शेड्यूल भी भेज दूंगा और कल सुबह तक, मतलब दोपहर तक एमसीक्यू क्वेश्चन भी भेज दूंगा और टेस्ट का टाइमिंग भी आपको बता दूंगा। ठीक है सर, ओल्ड सिलेबस के लिए बता दीजिए, ओल्ड सिलेबस के लिए बता दीजिए। जो मैंने क्वेश्चन सलोनी कुमरावत बताए हैं वो क्वेश्चन तो सारे करने हैं अपने को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ एसएस की हेडिंग अपने को अच्छी पढ़नी है बेटा। कौन सा एसएस? एसएस का मिनट्स वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ के जाना है, 17-18। मैंने आखिरी में बताया भी थे कि मिनट्स की कॉपी कैसे ली जा सकती है, रिजोल्यूशन की कॉपी कैसे ली जा सकती है, इंस्पेक्शन कल वैसे मैं डिस्कस कर लूँगा थोड़ा बहुत, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिनट्स के सेक्शन को थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। और इसके अलावा
मैं और सोच लेता हूँ, पर मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट होगा। मिनट्स के सेक्शन पर फोकस करेंगे, बाकी मैंने इनको और तुम्हें क्वेश्चन सेम लिखवाए हैं, इसके अलावा एक्सपेक्टेड नहीं है बेटा। फिर भी सोच लूँगा, अगर कुछ बनेगा तो कल बताता हूँ, ठीक है। आपने कहा बस सीएल ही पढ़ना है, बट अकाउंट्स और एफएम की क्लास भी रहती है, तो खुशी मैनेज करना है आप लोगों को, ठीक है। आपको मैनेज करना है 2 सब्जेक्ट अपने हिसाब से कोशिश करके, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरे सब्जेक्ट के साथ मैक्सिमम आप 1 सब्जेक्ट और पढ़ सकते हो मतलब, ठीक है। उससे ज़्यादा लोगे तो नहीं बन पाएगा तुमसे, तो वो मैनेज करके चलना 1 सब्जेक्ट और, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे 2.5 घंटे की, बट अगर टॉपिक ख़त्म करना है तो करना ही है फिर वो, ठीक है। सर जैसे कोई मीटिंग 1 सितंबर को होने वाली हो, पर वो 30 को एडजन हो गई, तो मीटिंग का डेट एक मानेंगे, पर जो रिजोल्यूशन एडजन मीटिंग में पास हुए हैं उन्हें डेट 30 मानेंगे। बिल्कुल शुभी अग्रवाल, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो बेटा। 1 सितंबर को मीटिंग हुई, बट रिजोल्यूशन मतलब 30 को एडजन हो गई, तो मीटिंग अपन 30 को मानेंगे। और मतलब एडजन जो है उसको, एडजन में पास हुए तो 30 को, ओरिजिनल में पास हुए तो 1 को, मीटिंग हुई कब को, 1 तारीख को, ये माना जाएगा, ठीक है। और कोई बात है इसके अलावा? हिमांशी मेघानी मौजूद है क्या क्लास में? सर क्लॉज एच में या सेक्शन 150 में से कौन सा फॉलो करेंगे? सेम है बेटा, क्लॉज एच या सेक्शन 151। अपने को तो ये लिखना है पोस्टल बैलेट से पास हो 151 जतिन मालविया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक। इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो मुझे डाल दीजिएगा, बट हाँ मेरे साथ ख़त्म कर लें। अब इसके अलावा अपने को कोई मौका नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए कि ये लास्ट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं फुल फ्लेजेड रिवीजन नहीं लूँगा बच्चों, दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग, ठीक है। तो अब मौका नहीं मिलेगा, साथ साथ चीज़ें निपटाएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।